वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। माय नेम इज़ नितेश और आज हमारी वेक्टर्स की सेकंड क्लास है। हमने लास्ट क्लास में वेक्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि वेक्टर्स होते क्या हैं। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि वेक्टर्स होते क्या हैं। वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और जिनकी डायरेक्शन भी होती है, उनको हमने वेक्टर्स बोला था। स्केलर्स भी हमने डिफाइन किया था कि जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा वो स्केलर्स हो जाएंगे। अब उसके बाद हमने पढ़ा था कि वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, बाकी सारी चीज़ें भी पढ़ी थी, लेकिन लास्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमने पढ़ी थी वो क्या पढ़ा था कि हम एक वेक्टर को लिखते कैसे हैं। ये किसी भी एक मान लो कोई भी हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके ऊपर अगर एरो लगा हुआ है, इसका मतलब है कि वो वेक्टर है। अब वेक्टर को हमने कैसे लिखा था कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड को मैंने बोला था ऐसे लिखना है ना, मैग्नीट्यूड को ऐसे मोड़ लगा के लिखना है, ठीक है। एक इसके पास डायरेक्शन होगी और डायरेक्शन को हमने ये लिख दिया था, ठीक है। ये हमने लिख दिया डायरेक्शन को। ये वेक्टर है हमारे पास, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये इसकी डायरेक्शन हो गई, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी यूनिट वेक्टर की, है ना। यूनिट वेक्टर की बात की थी कि जिसका यूनिट मैग्नीट्यूड होता है। अभी निकाल के भी देखेंगे कि यूनिट मैग्नीट्यूड कैसे आता है। पहले ये बात करते कि उसके बाद हमने पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर को सबसे पहले तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कोई भी हमारे पास एक वेक्टर है उसको लिख दिया ए कैप लिख दिया। कोई वेक्टर हमारे पास एफ है तो उसको एफ कैप लिख दिया। इसको जो यूनिट वेक्टर है को उसको जो यूनिट वेक्टर होता है उसको कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है, कलर चेंज कर लेते हैं, जो हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है उसका क्या मैग्नीट्यूड होता है। उसका जो यूनिट मैग्नीट्यूड होता है, या फिर ये बोल सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। यही था। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप ऑफ जिसको हमें यूज करना पड़ेगा। हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस थी एक्स वाई एंड जेड। ये एक्स था, ये वाई एंड ये जेड। अब जरूरी नहीं है एक्स वाई एंड जेड ऐसे ही हो। हमारे पास मान लो ये एक्स हो गया, परपेंडिकुलर वाई हो गया, और इसके परपेंडिकुलर ये जो पेन दिख रहा है ना, ये क्या हो गया, जेड हो गया। तो जेड को मैंने लिख दिया ऐसे, लिख दिया। मैंने डॉट और क्रॉस का भी बताया था। डॉट का मतलब आउटवर्ड और क्रॉस का मतलब इनवर्ड। तो ऐसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ऐसे ही दिखे हमें। ये परपेंडिकुलर होने चाहिए पहली बात, चाहे वो ऐसे सीधे हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, ठीक है। ये हो गए हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने क्या बताया था कि जो एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर होगा, जो एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर होगा उसको हम क्या लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे आई कैप के नाम से लिखेंगे। और जो वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर होगा उसको हम लिखेंगे जे कैप लिखेंगे। और जो जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर होगा उसको हम के कैप लिखेंगे। ये हमारे पास पहले से ही डिफाइन है कि एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर लिखेंगे वो आई कैप लिखेंगे, वाई एक्सिस में जे कैप लिखेंगे और जेड एक्सिस में के कैप लिखेंगे। अब जो आई कैप है, ये आई कैप है, अगर इसके मैग्नीट्यूड की हम बात करें, अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, हमारे पास 1 आएगा। ऐसे ही हमारे पास जे कैप है, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना आएगा हमारे पास, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 आएगा। जो हमारे पास के कैप है, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। ये बात हो गई यूनिट वेक्टर की। अब यूनिट वेक्टर मैंने ये भी बताया था कि होता क्या है कि आई कैप है ना, कोई भी यूनिट वेक्टर ये सिर्फ किसको दिखाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को दिखाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को बताएगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसको बताएगा, डायरेक्शन को, कि ऑब्जेक्ट है वो किस साइड जा रहा है ना। ऑब्जेक्ट है वो किस साइड जा रहा है। मान लो हमने कोई एक ऑब्जेक्ट ले लिया, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लिया और वो ऐसे जा रहा है, तो ये एक्स और वाई दोनों में जा रहा है। मतलब इसमें इसकी जब हम डायरेक्शन डिफाइन करेंगे तो आई और जे दोनों से डिफाइन करेंगे। अगर मान लो कोई भी एक मान लो मक्खी है, वो उड़ रही है, तो वो एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में जा रही है, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, आई जे एंड के तीनों से डिफाइन करेंगे। आई कैप का मतलब कि ऑब्जेक्ट है वो एक्स एक्सिस में कितना चला है ना, मतलब 1 यूनिट चला है ना। ये भी मैंने बताया था कि आई कैप का मतलब हो गया कि वो 1 यूनिट चला। 2i हो गया मतलब वो 2 चला। 3i हो गया मतलब वो 3 यूनिट चला, जो भी इसके पास यूनिट होगी। ऐसे ही जे कैप
टू वाई एक्सिस में कितना चला है, ऐसे ही के कैप कि जेड एक्सिस में कितना चला है। ठीक है, चलो तो ये बातें हमारी लास्ट क्लास में हो चुकी थी, पढ़ लेना इनको। अब हम चलते हैं आगे, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। चलो स्टार्ट करते हैं हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। हेडिंग डाल लीजिए, नोट्स बना लीजिए, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहले हमारे पास आता है, सबसे पहले हमने लिख लिया मान लो इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स कौन से होंगे? इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर जो इक्वल है ना, इसके नाम से आप इनकी मतलब ऐसा नहीं है कि आपको डेफिनेशन याद करनी है, इनके नाम से ही समझ में आ जाएगा। जितने भी वेक्टर्स हैं मोस्टली के नाम से समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। इक्वल का मतलब वो इक्वल होने चाहिए। इक्वल वेक्टर में होता क्या है? वेक्टर में दो चीजें होती है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल और उसकी डायरेक्शन भी इक्वल, वो क्या हो गए? इक्वल वेक्टर्स हो गए। तो ये क्या हो गए हमारे पास? दोज वेक्टर्स which have same magnitude and direction, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होंगे। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मतलब मान लो मैंने दो वेक्टर्स ले लिए, एक वेक्टर ले लिया ये ए वेक्टर, एक वेक्टर ले लिया ये बी वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और इनकी डायरेक्शन भी सेम है। मतलब हम क्या कहेंगे? ए इज इक्वल टू बी, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और इनकी डायरेक्शन भी सेम होगी। इसी डायरेक्शन में है दोनों के दोनों। मान लो कोई और वेक्टर ले लो, ये वेक्टर ले लिया हमने, ये दोनों वेक्टर क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ये दोनों वेक्टर भी क्या हो गए? इक्वल हो गए। ये सी वेक्टर हो गया और ये डी वेक्टर हो गया। तो सी वेक्टर इज इक्वल टू डी वेक्टर, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की दोनों चीजें ही सेम होंगी, वो हो गए हमारे पास यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेगेटिव वेक्टर। अब इसके नाम से फिर से समझ में आ रहा है कि नेगेटिव वेक्टर क्या होंगे। नेगेटिव वेक्टर मतलब जिनका क्या होगा? जिनकी जो इक्वल तो होंगे लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, है ना। जिनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा बट उनकी डायरेक्शन इक्वल होगी। मतलब ए इज इक्वल टू माइनस बी। मैग्नीट्यूड सेम है, एक का मैग्नीट्यूड 10 है तो दूसरे का मैग्नीट्यूड भी सेम है, 10 ही है। एक अगर इस डायरेक्शन में है तो दूसरा इस डायरेक्शन में आएगा, बस इतना फर्क है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर कौन से होंगे? दोज वेक्टर्स which have same magnitude but different direction. बट डिफरेंट डायरेक्शन, इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा बट इनकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी। ये हमारे पास ए वेक्टर आ गया, ठीक है। दूसरा वेक्टर भी इसके बराबर ही है लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो गई? ये वाली हो गई, ये हो गई दूसरे की डायरेक्शन। मतलब ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर। ऐसे ही सी और डी वेक्टर आ जाएंगे। मान लो एक की डायरेक्शन ये है तो दूसरे की डायरेक्शन क्या आएगी? ये वाली। ठीक है, एक सी ये हो गया हमारे पास एंड डी ये हो गया, तो यहाँ से ये भी लिख सकते हैं सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वेक्टर। तो ये क्या हो गए हमारे पास? नेगेटिव वेक्टर।
चलो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर्स कौन से होंगे देखते हैं। को इनिशियल, इनके भी नाम से ही समझ में आ रहा है, को मतलब सेम, इनिशियल जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो वो कौन से होंगे, को इनिशियल वेक्टर। 2 वेक्टर हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी ले लो। तो नेक्स्ट हमारे पास आएंगे, थर्ड आ गया को इनिशियल वेक्टर्स। Those vectors which have same initial points. Those vectors which have same initial point. जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा। मान लो मैंने यहाँ पे कुछ वेक्टर्स ले लिए, एक वेक्टर आ गया मेरे पास ये ए वेक्टर, एक वेक्टर आ गया ये बी वेक्टर, एक वेक्टर आ गया ये सी वेक्टर, एक वेक्टर आ गया ये डी वेक्टर मान लेते हैं इसको। 1 सेकेंड रुको, एक वेक्टर आ गया ये डी वेक्टर। तो ये इन सब का इनिशियल पॉइंट ये हो गया इनका इनिशियल पॉइंट। जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा मतलब वो कौन से वेक्टर्स हो गए। और भी वेक्टर्स हो सकते हैं 2 या 2 से ज़्यादा, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा वो हो गए को इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर मतलब लीनियर मतलब कुछ लाइन से रिलेटेड होगा। कोलिनियर मतलब वो वेक्टर्स जो एक ही लाइन में होंगे या फिर सेम या फिर जो पैरेलल लाइंस में लाई करेंगे, है ना, जो पैरेलल होंगे, या तो वो ऐसे होंगे, है ना, या फिर वो पैरेलली भी हो सकते हैं। तो क्या हो गया हमारे पास, नेक्स्ट आ गया फोर्थ आ गया हमारे पास कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स कौन से हो गए, दोज वेक्टर्स which lie in the same line, in the same और parallel lines ये भी बोल सकते हैं। लाइंस, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। मान लो हमारे पास 2 वेक्टर्स आ गए, एक ये वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर भी ये आ गया बी वेक्टर। जरूरी नहीं है ये इक्वल हो, ये सेम लाइन में होने चाहिए। एक ये वेक्टर आ गया सी वेक्टर, दूसरा ये वेक्टर आ गया डी वेक्टर, ये भी सेम लाइन में है। तो वो वेक्टर जो सेम लाइन में हो या फिर सेम या फिर पैरेलल लाइंस में वो हो गए हमारे पास कोलिनियर वेक्टर्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास जीरो वेक्टर। 4th नंबर पे आता है जीरो वेक्टर। जीरो, इनके भी नाम से ही समझ में आ रहा है, जिनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो। जो जहाँ से स्टार्ट हुए वहीं पे ही एंड हो गई, जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, जीरो हो गया। जो जहाँ से स्टार्ट हुए वहीं पे ही एंड हो गए। इनको एक नाम से और जानते हैं, क्या बोलते हैं इनको, नल वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट करेंगे ना तब इसके बारे में ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये क्या हो गए, दोज वेक्टर्स which have zero magnitude।
और इनकी जो डायरेक्शन है वो भी डिफाइन नहीं होती है ना, ये जहाँ से स्टार्ट हुए वहीं पे ये एंड हो गई, तो इनकी क्या डायरेक्शन होगी, है ना, इनकी डायरेक्शन भी डिफाइन नहीं होती। और इनको रिप्रेजेंट करते हैं, वो कैसे करते हैं, इनको रिप्रेजेंट करते हैं जीरो से। ये हो गए हमारे पास जीरो वेक्टर हो गया, ठीक है, ये हो गए हमारे पास जीरो वेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोप्लेनर वेक्टर्स, इसको ध्यान से समझना। फोर्थ कितना हो गया, फोर्थ, ये फिफ्थ था। अब आता है हमारे पास 6 नंबर पे आता है कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स कौन से होते हैं, जो एक ही प्लेन में लाई करें, है ना, इसके भी नाम से समझ में आ रहा है, वो वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाई करेंगे वो हो गए हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर्स। दोज वेक्टर्स which lie in the same plane। जो एक ही प्लेन में लाई करेंगे वो हो गए कोप्लेनर वेक्टर्स। अब मान देखो, चलो समझते हैं इसको, ध्यान अच्छे से समझते हैं। अब देखो ये बोर्ड है ना, ये बोर्ड है, ये इसकी वाई एक्सिस हो गई और ये इसकी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गई और ये एक्स एक्सिस, है ना, हमने ये ले लिया, ये हमारे पास हो गई वाई एक्सिस और ये हो गई एक्स एक्सिस, ये एक प्लेन बन गया, है ना। मान लो हमारे पास एक बुक है, तो बुक वो भी एक प्लेन होता है, और जैसे ये हमारे पास एक प्लेन हो गया, है ना, ये एक बोर्ड है, ये एक प्लेन है। यहाँ पे क्या किया मैंने, दो वेक्टर्स को रख दिया, एक ये हो गया हमारे पास एक वेक्टर, एक ये हो गया, ये ए वेक्टर मान लो, ये बी वेक्टर, ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, है ना, ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। ये बोर्ड था हमारे पास, है ना, ये बोर्ड था हमारे पास। अब मैंने क्या किया, मैंने दो वेक्टर्स ले लिए, कोई दूसरा पेन, रुको एक पेन और लेती हूँ मैं। मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक और पेन ले लिया, है ना, ये मान लो हमारे पास दो वेक्टर्स है, दो वेक्टर से ही समझ में आ जाएगा। चलो ये हमारे पास है दो वेक्टर्स, ठीक है। अब मैंने इनको ऐसे रख दिया, मैंने इनको ऐसे कैसे भी रख दो चाहे, इनको मैंने ऐसे रखा हुआ है। अब इनका प्लेन कौन सा हो गया, ये इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, है ना, ये इसमें साफ दिख रहे हैं, है ना, ये इस प्लेन में लाई कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया, इस वाले वेक्टर को उठा के मैंने ऐसे रख दिया, मैंने इसको ऐसे रख दिया। अब ये इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, है ना, ये जो मेरा हाथ दिख रहा है ये इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, अब ये किसी ना किसी प्लेन में लाई कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको उठा के मैंने इसको ऐसे रख दिया, है ना, मैंने इसको ऐसे रख दिया, कैसे भी रख लो चाहे। अब ये इस प्लेन में लाई कर रहे हैं फिर से, है ना, ये इस प्लेन में, मैंने इनको ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया, अब ये इस प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो मतलब दो वेक्टर्स हैं, उनको चाहे आप कैसे भी रखो, दो वेक्टर्स को कैसे भी रखो, वो किसी ना किसी प्लेन में तो आ ही जाएंगे, है ना, वो किसी ना किसी प्लेन में कैसे भी रख लो। चाहे मेरे पास ये दो वेक्टर्स, इसको चाहे कैसे भी घुमा लो, ऐसे घुमा लो, ऐसे घुमा लो, ऐसे घुमा लो, ऐसे घुमा लो, कोई कैसे भी घुमा लो, ये अब इस प्लेन में आ गए, है ना। मतलब हमारे पास जब दो वेक्टर्स होंगे वो कभी मतलब वो हमेशा ही किसी ना किसी प्लेन में लाई करेंगे। तो क्या हो गया, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्या, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज लाई, two vectors always lie in the same plane। दो वेक्टर्स होंगे वो सेम प्लेन में लाई करेंगे। अब बात करते हैं तीसरे वेक्टर्स की, है ना, अब बात करते हैं तीसरे वेक्टर की। तीसरा वेक्टर, तीसरा पेन तो नहीं है बट इसी से समझ लेंगे, है ना। मान लो मैंने क्या किया, ये दो वेक्टर्स ऐसे रख दिए, ये अब इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, है ना, अब ये इस प्लेन में लाई कर रहे हैं। हमें बात करनी है तीसरे वेक्टर की। तीसरे और तीसरे से ज़्यादा, तीन या तीन से ज़्यादा, उनके लिए सेम ही होगा। हमारे पास ये है, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, उनको मैंने ऐसे रखा हुआ है। अब मैंने ले लिया एक वेक्टर और, अब ये तीसरा वेक्टर, मान लो ये मेरी उंगली है, ये तीसरा वेक्टर है। अब मैंने इस उंगली को मैंने अगर ऐसे रख दिया, मतलब अब ये किस में है, अब ये हमारे पास तीनों एक ही प्लेन में है ना, ये वाला प्लेन हो गया। मैंने इस उंगली को ऐसे रख दिया, अब इनका प्लेन चेंज हो गया है, ये दोनों तो इसमें है और इन दोनों का प्लेन, है ना, ये उंगली है और ये ब्लैक वाला जो पेन है, इनका प्लेन ये वाला प्लेन है ना। मान लो ऐसे रख दिया मैंने इनको,
ये और एक ये है ना। अब ये इन दोनों का, मेरी ये उंगली और इसका प्लेन ये वाला हो गया। मतलब जब 3 या 3 से ज़्यादा, दो और ले लो चाहे, है ना, 3 या 3 से ज़्यादा जब होंगे तो उनका प्लेन जरूरी नहीं है सेम ही हो। 2 होंगे तो वो सेम प्लेन में हमेशा लाई करेंगे, 2 वेक्टर्स होंगे तो वो सेम प्लेन में हमेशा लाई करेंगे, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे उनको कैसे भी रख लो। जब 2 से ज़्यादा 3 हो जाएंगे, 3 से 4 5 6 कितने भी ले लो, वो जरूरी नहीं है सेम प्लेन में लाई करें। इनको मैंने ऐसे रख दिया और तीसरे को मैंने ऐसे रख दिया, अब तो ये सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, है ना, अब तो ये सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। जैसे मैंने ये 2 ये रख दी, ये बोर्ड वाले प्लेन में रख दी, ये 3 वेक्टर्स रख दिए, अब तो ये सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। बट मैंने मेरी उंगली को ऐसे कर लिया। अब ये 2 वेक्टर्स तो ये दोनों, है ना, ये दोनों जो है ये तो बोर्ड में लाई कर रहे हैं, बोर्ड वाले प्लेन में, लेकिन ये मेरी उंगली वाला वेक्टर बाहर की तरफ आ रहा है। मतलब 3 वेक्टर्स होंगे, वो जरूरी नहीं है सेम प्लेन में लाई करें। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं 3। ऐसे 3 है, ऐसे 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 और मोर देन 3 वेक्टर्स। may or may not lie in the same plane. may or may not lie in the same plane। 3 या 3 से ज़्यादा वेक्टर्स जरूरी नहीं है सेम प्लेन में लाए करें। ठीक है, 2 वेक्टर्स हमेशा ही सेम प्लेन में लाए करेंगे। चलो अब चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट हमारे पास हो गया, मान लो एक नेक्स्ट हो गया हमारे पास लाइक और अनलाइक वेक्टर्स, है ना, या फिर पैरेलल या एंटी पैरेलल भी बोल सकते हैं आप। तो नेक्स्ट हो गया हमारे पास, कितने नंबर हो गए थे, 6 हो गए थे। 7th पे हमारे पास आ गए लाइक और अनलाइक, साथ ही पढ़ लेंगे। 7th आ गया हमारे पास लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। अनलाइक वेक्टर्स, लाइक वेक्टर्स या पैरेलल भी बोल दो इनको, वो वेक्टर्स जो पैरेलल होंगे, जरूरी नहीं है उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, लेकिन वो पैरेलल ही होंगे। और एंटी पैरेलल या फिर अनलाइक बोल सकते हो, जो जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, है ना। तो लाइक वेक्टर्स कौन से होंगे, लाइक वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स which are parallel to each other। जैसे हमारे पास हो गए ये 2 वेक्टर्स हो गए, एक ये वेक्टर हो गया, ए वेक्टर ले लिया मैंने, और एक मैंने ये बी वेक्टर ले लिया। जरूरी नहीं है इनका मैग्नीट्यूड सेम है, बट इनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाएगा अनलाइक वेक्टर्स। अनलाइक वेक्टर्स कौन से होंगे, अनलाइक वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स unlike vectors are those vectors which are एंटी पैरेलल या फिर अपोजिट डायरेक्शन, कुछ भी बोल दो, टू ईच अदर। या फिर ये बोल सकते हैं विच हैव अपोजिट डायरेक्शन, ये लिख दो, विच हैव अपोजिट डायरेक्शन, सिंपल। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा। ये हमारे पास हो गया मान लो ए वेक्टर हो गया, ये हमारे पास हो गया मान लो बी वेक्टर हो गया। ये दोनों क्या है, एंटी पैरेलल है, एक ऐसे जा रहा है तो एक ऐसे जा रहा है। ठीक है, एक ईस्ट में जा रहा है तो एक वेस्ट में जा रहा है। ये हो गए हमारे पास लाइक और अनलाइक वेक्टर्स।
अब इम्पोर्टेंट वेक्टर्स आते हैं हमारे पास जो हमारे पूरे वेक्टर में काम आएंगे। पहली बात तो ये कि वेक्टर चैप्टर ऐसा है कि वो पूरी फिजिक्स में काम आएगा। जहाँ पे भी देखोगे, जिस भी चैप्टर में देखोगे, वेक्टर का नाम सुनना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की, जो वेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पोजीशन वेक्टर जगह जगह पे काम आएगा। जैसे आगे हम यूनिट्स करेंगे, काइनेमेटिक्स वगैरह करेंगे, है ना, सभी में, मैकेनिक्स में, पूरे में यूनिट वेक्टर है, सॉरी पूरे में वेक्टर है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम पोजीशन वेक्टर की। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोजीशन वेक्टर। 8th आ गया हमारे पास पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर कौन से होते हैं? सबसे पहली बात तो ये विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन होंगे। मतलब हम कहना क्या चाहते हैं ये सुनो पहले। मान लो मेरे पास ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई मेरे पास वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई हमारे पास वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट डिफाइन किया, थोड़ी सी सीधी बना लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट डिफाइन किया, यहाँ पे हमने एक पॉइंट डिफाइन किया, मैंने ये बोल दिया यहाँ पे एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट ले लिया हमने, इसको हमने बोल दिया ये है हमारे पास 2,1। ठीक है, ये हमारे पास है 2,1, 2,1, 2,1 का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस में हम जा रहे हैं, एक्स एक्सिस में हम कितना जा रहे हैं? एक्स एक्सिस में हम 2 जा रहे हैं, और वाई एक्सिस में हम कितना जा रहे हैं? वाई एक्सिस में हम जा रहे हैं 1, है ना। इतना तो सबको पता होगा, इतना मैथ तो आना चाहिए, है ना। एक्स एक्सिस में मतलब 2 जा रहे हैं, वाई एक्सिस में 1 जा रहे हैं। अब पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन होगा। सबसे पहली बात तो ये हो गया हमारे पास ओरिजिन, ये हो गया ओरिजिन। अब पोजीशन वेक्टर क्या होगा? देखो एक्स एक्सिस में 2 जा रहे हैं, मतलब यहाँ से हम चले यहाँ पहुँच गए, है ना, यहाँ से हम चले यहाँ पहुँच गए, यहाँ से हम चले, कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से हम चले और हम पहुँच गए यहाँ पे। ठीक है, एक्स एक्सिस में हम 2 चल लिए, वाई एक्सिस में अब 2 चल लो, वाई एक्सिस में हम फिर यहाँ चले और हम यहाँ पहुँच गए। ये आ गया हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट, ये लिख देते हैं, ये आ गया हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट। ये एक्स एक्सिस में चले और फिर ये हम वाई एक्सिस में चले। 1 सेकेंड रुको, ये एक्स एक्सिस में 2 चले, फिर ये हम वाई एक्सिस में 1 चले। ठीक है, एक्स एक्सिस में हम चले ये 2 चले, यूनिट जो भी हो, वाई एक्सिस में हम 1 चले। अब ये ओरिजिन से इसको कनेक्ट कर दो, ओरिजिन से इसको कनेक्ट कर दो, मैंने इसको यहाँ से ये कनेक्ट कर दिया, ये हो गया हमारे पास पोजीशन वेक्टर, है ना। कि हमारे पास ये किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करने का तरीका है वेक्टर्स में, किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करने का तरीका है कि 2,1 का मतलब है एक्स एक्सिस में 2 चले, वाई एक्सिस में हम चले 1। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली जो लाइन होगी, है ना, ये वाली जो लाइन होगी, ये जो हमने ड्रॉ की है, ये ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक की लाइन, ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक की लाइन, इसको हम क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। और जनरली पोजीशन वेक्टर को हम आर से लिखते हैं। ठीक है, अब इसको लिखा कैसे जाएगा? अब जो ये आर वेक्टर है इसको लिखा कैसे जाएगा? जो आर वेक्टर उसको हम क्या लिखेंगे? हम कहाँ चले? 2 चले हम एक्स एक्सिस में, मैंने क्या बताया था? एक्स एक्सिस में चलने को हम, जैसे 1 चले एक्स एक्सिस में तो उसको हम क्या लिखेंगे? आई कैप। 2 चले एक्स एक्सिस में तो उसको क्या लिखेंगे? 2 आई कैप। 3 चले एक्स एक्सिस में तो 3 आई कैप। तो ये क्या हो गया हमारे पास? 2 आई कैप प्लस, फिर हम 1 चले, है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, देखो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, 1 चले हम वाई एक्सिस में, तो 1 चले वाई एक्सिस में, तो इसको हम क्या लिख देंगे? +2 जे कैप, सिंपल, है ना। ऐसे ही हमारे पास मान लो कोई दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता, मान लो ये मैंने और कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया,
ये हमारे पास हो गया x और y, y z किसी में भी हो सकता है। ये ले लिया हमने कोई पॉइंट, इसको हमने बोल दिया 3,2, ठीक है। ये हमारे पास x एक्सिस हो गई और ये y एक्सिस हो गई। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिखेंगे, ये हमारे पास हो गया r वेक्टर, ये हमारे पास हो गया r वेक्टर, ये r वेक्टर हो गया, और इसको हम लिख देंगे, इतना गंदा बन रहा है ये, हाँ ये सही है। ये हो गया हमारे पास r वेक्टर, और r वेक्टर को हम क्या लिख देंगे, r वेक्टर को हमने लिख दिया, ये लिख दिया हमने 3i कैप, 3 चले x एक्सिस में प्लस 2j कैप, 2 चले हम y एक्सिस में, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास पोजीशन वेक्टर। ये विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन होता है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लेते हैं, ये हमारे पास हो गया ओरिजिन, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लेना होता है ये, ठीक है। इसको हम लेते हैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। एक और आता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हमारे पास कितने नंबर हो गए, 8, तो 9th हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन था। ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमने ले ली 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक ये ले ली और एक ये ले ली, 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस ले ली, ये हमारे पास हो गया x एक्सिस और ये हो गया हमारे पास y एक्सिस। यहाँ पे हमने ले लिए 2 पॉइंट ले लिए। कौन कौन से 2 पॉइंट ले लिए, एक तो ये पॉइंट ले लिया मैंने, इसको मैंने नाम दे दिया, कुछ भी दे दो इसको नाम, मान लो वैसे दे देते हैं x1 y1, ठीक है। इस टाइप से नाम दे दिया x1 y1। एक और कोऑर्डिनेट ले लिया हमने, एक ये कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने, एक ये वाला कोऑर्डिनेट ले लिया, इसको हमने नाम दे दिया x2 y2। 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया हमारे पास, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं x और y में, x1 y1 और x2 y2। y z में भी हो सकते हैं, x z में भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है x और y में ही हो। तो ये क्या हो गया हमारे पास, 2 पॉइंट्स आ गए x1 y1 और x2 y2, ठीक है। तीनों में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि प्लेन में ही हो, तीनों में भी हो सकता है, तीनों एक्सिस में x1 y1 z1 x2 y2 z2, ठीक है, तीनों में हो सकता है। तो यहाँ पे चलो तीनों ही ले लेते हैं, है ना, अभी तो यही देख लेते हैं। चलो यहाँ पे फिर हमने क्या किया, हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिफाइन करना है, तो ये पॉइंट मैंने ले लिया P1, इस पॉइंट को मैंने ले लिया P1 और इसको मैंने ले लिया P2। अब हमें पोजीशन वेक्टर डिफाइन करना है P1 से P2, तो ये आ गया हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर P1 से लेके P2। तो हमने इसको इस टाइप से लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन नहीं है, पहली बात, ये विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन नहीं है, हमने 2 पोजीशन वेक्टर लिए, उनके रेस्पेक्ट में डिफाइन किया है ना। 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं, उन दोनों पॉइंट्स को हमने जोड़ दिया, तो वो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर और इसमें क्या फ़र्क है, पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन लेते हैं हमेशा, ये हमने क्या लिए हैं, 2 पॉइंट्स लिए हैं। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लिख देंगे, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी को हम क्या लिखेंगे, डी को देखो कैसे लिखना होगा कि ये हमारे पास हो गई, इसकी टेल हो गई और ये इसकी हेड हो गई, मतलब ये इसका फाइनल पॉइंट हो गया और ये इनिशियल, तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करते जाओ, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास होगा, ये x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। ये हो गया हमारे पास पोजीशन वेक्टर। सिंपल सी बात है, कैसे लिखना है हमें, जैसे हमने क्या लिखा था, इसमें हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमारे पास ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल था, तो 2 माइनस 0 2 ही आएगा, 1 माइनस 0 1 ही आएगा। वैसा ही है, ये भी हमारे पास वो विद रेस्पेक्ट टू हमने ओरिजिन ले लिया पोजीशन वेक्टर को, और ये हमने कोई भी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में 2 पॉइंट्स ले लिए और उनको
डिफाइन करके कर दिया। अब मान लो हमारे पास ऐसे कोई और पोजीशन वेक्टर है, ये मैंने ले लिया, एक 2 पॉइंट्स ले लिए, ये पॉइंट हमारे पास हो गया मान लो x1 y1 z1, ये पॉइंट हो गया x2 y2 एंड z2। अब इनको कैसे लिखेंगे, इनको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर d वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो गया d वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, d वेक्टर हो गया हमारे पास x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ऐसे ही पोजीशन वेक्टर में अगर हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट्स हो, है ना, तीनों हो तो उसको भी हम लिख सकते हैं। मान लो हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट्स है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने लिख देंगे r वेक्टर क्या होगा हमारे पास x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ठीक है, मान लो हम देखो अपना रूम लो, रूम से एक फ्लाई आई, है ना, एक मान लो मक्खी आई, वो उड़ के ऐसे आ गई, वो उसका क्या हो गया, पोजीशन कोऑर्डिनेट हो गया, है ना, सॉरी पोजीशन वेक्टर हो गया। एक कॉर्नर से एक मक्खी उड़ी और यहाँ पे बीच में आ गई, कॉर्नर से एक मक्खी उड़ी और यहाँ पे बीच में आ गई, ठीक है, वहाँ से लेके इसको कनेक्ट कर दो, है ना, ये हमारे पास हो गया पोजीशन वेक्टर हो गया। अब ये x में भी है, y में भी है और z में भी है, जरूरी नहीं है दो ही में हो, है ना, दो को जरूरी नहीं है दो ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो, तीनों में भी हो सकता है, तो x y और z तीनों में हो सकता है। तो आज हमने पढ़ लिया कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स कितने होते हैं, कितने टाइप के वेक्टर्स होते हैं, सारे के सारे वेक्टर्स आज हम पढ़ चुके हैं। यूनिट वेक्टर वैसे भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, लेकिन हम कल, है ना, जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें यूनिट वेक्टर को फिर से डिस्कस करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ वेक्टर हो गया, इनमें यूनिट वेक्टर भी आता है, वो भी एक यूनिट वेक्टर भी टाइप्स ऑफ वेक्टर में ही आता है। वैसे मैंने उसको पढ़ा दिया, बट हम अगले लेक्चर में उसको फिर से अच्छे से पढ़ेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर वगैरह ये सब, रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो तब तक रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए, तो पढ़ते रहिए। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।